नमस्कार साथियों, क्षिति वैविध्य के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज मराठों के उत्कर्ष से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण तथ्य शामिल किए गए हैं। इस श्रृंखला को तैयार करने में लूसेंट, इतिहास का पुनरावलोकन, NCERT एवं और भी महत्वपूर्ण पुस्तकों को शामिल करके बनाया गया है। ये पुस्तकें किसी भी वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। आगामी सभी परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, उसके लिए आज की ये श्रृंखला महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। एक एक टॉपिक पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया कर दें, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। आते हैं चर्चा की तरफ। मैंने इस श्रृंखला की शुरुआत पहले ही प्रश्न से किया है, वो इसलिए कि हमें पता तो है कंटेंट है, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं हमें इसका कोई आइडिया नहीं होता है। तो जितने भी पुराने प्रश्न हैं पूछे गए हैं अब तक जिन जिन परीक्षाओं में, मैंने उन सबको शामिल किया है। तो पहला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। कारण दे रहा है कि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या है। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है और डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। ये यूपी ARO मेंस 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे और कारण है कि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो जैसा कि इसका उत्तर है सी, ए सही है परंतु आर जो है कारण वो गलत है। मराठा ऐसे पहले भारतीय शासक नहीं थे जिनकी ये संकल्पना थी एकीकृत भारतीय राष्ट्र की। इससे पहले अगर हम गुप्ताज पीरियड में जाएं तो वहां भी हमें समुद्रगुप्त में दिखता है, चंद्रगुप्त मौर्य में दिखता है। ठीक है, आते हैं व्याख्या की तरफ कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। जब मुगलों का पतन आरंभ हुआ 1705 के बाद, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उसके बाद जो मराठा शक्ति है वो सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरी। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए मराठा शासकों ने स्वतंत्र मराठा राज्य की संकल्पना की। स्वतंत्र मराठा राज्य की संकल्पना की, ना कि एकीकृत भारतीय राष्ट्र की। परंतु मराठों में एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना का अभाव था। इसी कारण मराठों को बहुत आलोचना भी सहनी पड़ी। मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था। कैसा राज्य था? क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था और न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायक थी। शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें भागीदारी थी। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसके सहयोग से, तो देशमुखों की सहायता से स्थायी राज्य स्थापित किया था। ये जो देशमुख थे महाराष्ट्र में, वो शक्तिशाली योद्धा कहलाते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने धीरे धीरे सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए थे। कब तक? तो 1720 का जो दशक था
तब तक जो मुगल सत्ता थी वो धीरे धीरे क्षीण होने के कगार पर थी। तो मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया गया था और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। अगली लाइन भी महत्वपूर्ण है कि शिवाजी के काल में अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक योद्धा, जिन्हें कुणबी कहा जाता था, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया था। पूछ सकता है कि प्रायद्वीपीय भाग में मुगलों को चुनौती देने के लिए कौन से योद्धाओं का मराठों ने प्रयोग किया था? तो वो कैसे योद्धा थे? कृषक पशुचारक योद्धा कुणबी, उनका प्रयोग किया था। इस सैन्य बल का प्रयोग किया गया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति किसको चला गया? चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे और जो पुणे था वो मराठा राज्य की राजधानी बन गया। एक नोट है यहाँ पे कि शिवाजी ने देशमुखी या जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। शिवाजी ने अपने अधिकारियों को मुकासा या जागीरें नहीं दी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये संभवतः ये यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है। धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति और उपयुक्त सभी। तो जैसा मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ये जो सभी कारण थे वो मराठाओं के उत्कर्ष के सही कारण हैं। यूपीपीसीएस प्री 1992। संस्थापक कौन था मराठा साम्राज्य का? शिवाजी। इनका जन्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी, शिवनेर दुर्ग, जुन्नार के समीप। अब यहीं पे देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2015 में ये प्रश्न बना है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। ठीक है, माता पिता कौन थे? जीजाबाई और शाहजी भोसले, और इनकी दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहितो था। मतलब कि शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहितो था। गुरु कौन थे? कोंडदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। रामदास का नाम शिवाजी से जुड़ा हुआ है। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? देखिए पूछ भी दिया एमपीपीसीएस प्री 2016 में। इनका विवाह किसके साथ हुआ? तो 1640 ईस्वी में साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं कहाँ? बीजापुर रियासत में नौकरी कर लिए। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया और 1656 ईस्वी में रायगढ़ को राजधानी बनाया। ठीक है, किसको राजधानी बनाया? तो रायगढ़ को। यहाँ प्रश्न भी पूछा हुआ है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो रायगढ़ थी। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? यूपीपीसीएस प्री 1990, बीपीएससी प्री 2015, यूपीपीसीएस मेंस 2016, सब जगह यह प्रश्न पूछा हुआ है। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इनको राजा की उपाधि दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को, कहाँ के सुल्तान ने? तो बीजापुर के सुल्तान अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में लूटा। प्रश्न पूछा है प्री यूपीपीसीएस प्री 1999 में कि वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो अफजल खां को। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। पुरंदर की संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। और 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पनहाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है अगला कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पुरंदर, रायगढ़, सलहार और शिवनेर। ये यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा हुआ है। तो सलहार के
युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि किसके द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया था और कहाँ किया गया। तो इनका रायगढ़ में किया गया राज्याभिषेक वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र के एक सम्मानित ब्राह्मण थे जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहे थे। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यही से प्रश्न बनाया कि छत्रपति की उपाधि कब धारण की, तो 1674 ईस्वी में जब रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में नजरबंद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। अब देखिए कि MPPCS में एक प्रश्न पूछा है 2005 में कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। तो हम तो यहाँ पे जयपुर भवन दिया है, तो क्या पता हम राजस्थान लगा दें, पर ये जयपुर भवन आगरा में था। आगरा के किले में एक जयपुर भवन नाम से भवन बना था जहां औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। जन्म कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1927 को, और मृत्यु कब हुई, तो 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था, तो अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था। पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी भाषा के रूप में प्रयोग, दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। एक शिवाजी का और महत्वपूर्ण कार्य है कि शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी: पागा सेना, सिलहदार सेना और पैदल सेना। जो पागा सेना है उसमें नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे, सिलहदार सेना में अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे और पैदल सेना होती थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र आते थे, स्वराज और मुगतई मुल्क ए कदीम। जो स्वराज क्षेत्र है, जो प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में थे, उन्हें स्वराज क्षेत्र कहते थे। स्वराज मतलब अपना राज, तो वो मराठों के नियंत्रण में रहते थे। और जो मुगतई या मुल्क ए कदीम था, ये वे क्षेत्र थे जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे मराठा। अब चौथ और सरदेशमुखी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी हायर में प्रश्न पूछा है, GDC में प्रश्न पूछा है, PCS वगैरह में इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, IAS में भी प्रश्न पूछा गया है। तो चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, इस क्षेत्र से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%, दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। चौथ 17वीं और 18वीं शताब्दी में भू राजस्व का 1/4 था, जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। चौथ सैन्य कर था। कैसा कर था, तो सैन्य कर था, जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के एवज में वसूला जाता था। ठीक है। और सरदेशमुखी क्या था, आय या उपज का 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो कि अतिरिक्त कर शुल्क के रूप में लिया जाता था और उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। दोनों में डिफरेंस क्या है कि सरदेशमुखी उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था और मराठा उस पर दावा करते थे कि वह उनका क्षेत्र है। और चौथ किन से लिया जाता था, तो चौथ उस भूभाग से या क्षेत्र से लिया जाता था जो दक्कन राजाओं का शासन था या मुगलों का शासन जहां पर था। तो तीसरी सत्ता से रक्षा करने के लिए चौथ लिया जाता था, और जिन पर मुगलों का आधिपत्य था और मराठा उस पर दावा करते थे, वहां से सरदेशमुखी लिया जाता था। अब प्रश्न पे आते हैं कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। चौथ, सरदेशमुखी, औबाब और जमादानी। तो सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व
के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो चौथ नाम से जाना जाता था। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। सरंजामी प्रथा, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। ये मराठा जागीरदारों को उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। मराठा जागीरदारों को दी जाती थी सरंजामी प्रथा जो थी, और ये मराठा जागीरदारों के निर्वहन के लिए दी जाती थी। पूछा है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व से, तालुकदारी प्रथा से, कुतुबशाही प्रशासन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी प्री 1994 में पूछा है, तो मराठा भू राजस्व से संबंधित थी। अब अष्टप्रधान पे चलते हैं। शिवाजी के ने राज्य प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर इसकी व्यवस्था की थी। इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था, और ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अष्टप्रधान का कार्य क्या था। राजा को परामर्श देना मात्र था, ठीक है। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था, ठीक है। पहला है इसमें पेशवा, जिन्हें प्रधानमंत्री भी कहते थे। इनका कार्य क्या होता था? राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख। दूसरा सरीय नौबत या सेनापति, सैन्य प्रधान, सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करना। तीसरा है अमात्य अथवा मजूमदार, मजमू आदार, जो राजस्व मंत्री भी कहलाते थे, आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। वाक्यानवीस या मंत्री सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। चिटनीस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। और सुमंत या दुबीर कौन होते थे? तो ये विदेश मंत्री होते थे। पंडित राव, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण, विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान। अब देखते हैं कि अष्टप्रधान पे किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने यहाँ उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, भाई शिवाजी के शासनकाल में थी, ठीक है। गठन किसने किया? शिवाजी ने। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो शिवाजी के राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी। अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे: मजूमदार, दबीर, वाकनीस और सुरनीस। तो इसमें से कौन कौन शामिल थे? अभी हमने देखा कौन कौन थे। पेशवा, सरीय नौबत, अमात्य या मजमूदार, वाक्यानवीस, चिटनीस, सुमंत या दबीर, पंडित राव और न्यायाधीश। तो ये सभी थे। शिवाजी के समय सरनोबत का पद किससे संबंधित था? तो सरनोबत का पद किससे संबंधित था? सरनोबत या सरी नौबत या सेनापति, तो ये सैन्य प्रशासन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहते थे? तो विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो सुमंत कहलाता था। शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मंत्री को कहा जाता था सुमंत कहा जाता था। अब है अमात्या किसको कहते थे? तो ये राजस्व मंत्री कहलाते थे। सरे नौबत सेनापति, ठीक है। अगला है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो शिवाजी के। अगला प्रश्न है कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। कारण है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। देखिए ये प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा गया है। आईएएस प्री 96, यूपी पीसीएस मेंस 13, बीपीएससी छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी पीसीएस, आईएएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस। तो इसमें क्या सही होगा कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। सही है बात। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, नहीं, वो राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। सिर्फ उनका कार्य सलाह देना होता था। मैंने अभी पीछे ही चर्चा किया है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। शिवाजी की कर व्यवस्था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर किसकी? काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। रस्सी द्वारा माप की जो व्यवस्था थी वो अब काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया।
शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था। पूछ सकता है कि शिवाजी के शासन प्रशासन काल में क्या भूमि सर्वेक्षण हुआ था या किसने कराया था, किस सन में हुआ था? शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 और 1670 ईस्वी में लूटा था। और आज के लिए इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में इतना ही। धन्यवाद।